हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक जो कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है आपकी मदद के लिए, ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी है वो बेहतरीन हो सके। हम अध्याय 5 देख रहे थे, एक लेक्चर हमने देख लिया है। अब हम दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इससे पहला का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। वहाँ चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, तो जिस भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए थे। आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति और अति लघुतरात्मक प्रश्न इसमें देखेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न जो हैं इनमें आपको एक आंसर जो है वो अच्छा बनाया इन्होंने। इसमें सब जो क्वेश्चन है उसका आंसर शून्य है। सभी जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर क्या है, इसमें शून्य है। देखते हैं पहला प्रश्न जो है, जो 14वां प्रश्न है कि उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, उदासीन बिंदु वो होता है जहाँ पे बल क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट देती है, तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 15 की, कि सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय आघूर्ण। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एक कोई अगर लूप होता है, इस तरह से कोई धारावाही लूप होता है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसका क्षेत्रफल a हो, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही हो, तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है M = I × A। अब यहाँ ये केवल क्या कर रहा है, धारावाही लूप। तो ये धारावाही लूप हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको बिल्कुल ये जो लेंथ है इसको बिल्कुल कम करता जाऊँ तो ये इस प्रकार से चेंज होगा, फिर इस प्रकार से चेंज होगा। ये लंबाई मैं फिक्स रख रहा हूँ, इस प्रकार से चेंज होगा, तो छोटा होते होते ये क्या बन जाएगा, एक वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि इसकी ये जो पार्ट है वो एकदम ही क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, यानी कि एरिया इसका क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो m क्या होगा, जीरो होगा। एक तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि एरिया जीरो हो रहा है, इस वजह से ये जो m है वो भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण जीरो। दूसरा, हम धारा के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। देखिए, इनको अगर आप बहुत पास पास में ले आएंगे तो एक धारा इधर बह रही है, दूसरी धारा इधर बह रही है, तो कुल मिला के ये धाराएं भी क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो I = भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सीधा धारावाही चालक है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए, पहले का भी उत्तर शून्य, दूसरे का भी उत्तर शून्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण का मान बताइए। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है कि किसी बंद सतह से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है। तो अगर कोई बंद सतह है तो बंद सतह के अंदर हमेशा क्या रहता है, जैसे आपने एक चुंबक रख दिया तो हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव साथ में रहते हैं। तो यह बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम होता है कि B.ds यानी कि फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि दोनों ध्रुव क्या रहते हैं, साथ ही रहते हैं। जैसे गाउस का नियम था तो वहाँ पे अगर द्विध्रुव होता कि +q होता और -q होता तो टोटल आवेश कितना आता, जीरो आता। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, यहाँ चुंबकीय आवेश है जिसको हम ध्रुव प्रबलता भी कहते हैं, Qm है वहाँ पे, एक उत्तरी ध्रुव के लिए, एक दक्षिणी ध्रुव के लिए हम माइनस का लेते हैं। तो इस प्रकार कुल चुंबकीय आवेश या फिर ध्रुव प्रबलता यहाँ पे क्या है, शून्य है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। चलता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं कि किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखिए, परिनालिका जो होती है वो इस प्रकार से एक नलिका होती है जिसके बाहर हम क्या करते हैं, एक धारावाही तार लपेट देते हैं। तो ये जो परिनालिका है इसके अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, उसका मान B इन तो होता है, वो होता है μ0 Ni, जहाँ पे n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, यानी कि कुल फेरों की संख्या बट्टा में परिनालिका की लंबाई। तो ये तो अंदर होता है, लेकिन बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे हमें बाहर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो इसका मान हो जाएगा शून्य। तो यहाँ भी क्या आंसर आएगा, शून्य आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि किसी धारावाही चालक तार के कारण से अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखिए, एक कोई धारावाही चालक तार है, उसके
उससे r दूरी पर हम जो चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं वो कितना आता है, हमारे एम्पियर के नियम से हमारे पास आता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अगर वो, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अनंत पर स्थित कोई बिंदु है। अगर अनंत पर स्थित बिंदु है तो r उसके लिए कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप r की जगह अनंत रखोगे तो किसी भी संख्या में अगर अनंत का भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो यहाँ पे अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे दिखाते हैं, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से समांतर लाइनों से हम दर्शाते हैं, चाहे एक समान विद्युत क्षेत्र हो चाहे एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक, यहाँ पे अगर आप एक छड़ चुंबक रख दोगे, एक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, तो इस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। तो उत्तरी ध्रुव पे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, इसको हम QMB लिख देते हैं। और यहाँ पर भी जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, ये हो जाएगा QMB। तो परिमाण तो समान है बलों की, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। इसलिए छड़ चुंबक पर लगने वाले बल का कुल मान भी कितना होता है, 0 होता है। कब, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं रहेगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ और होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ और होगा, तो ये अपने आप को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी कंडीशन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो तभी ये क्या होगा, यहाँ पे कुल बल क्या होगा, 0 होगा। और इस पे क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण इस पे कार्य करेगा। उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है, टो इक्वल टू होता है M क्रॉस B, ये वहाँ पे होता है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण 0 नहीं होता, जबकि बल जो होता है वो 0 होता है। चलते हैं आखिरी प्रश्न है रिक्त स्थानों का, क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबकीय रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण का मान है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे करते हैं, समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं, अभी हमने पहले भी देखा। तो इनके मध्य कोण कितना होगा भाई, समांतर रेखाएं तो कितना होगा, 0 होगा, है ना। कोण हम लिख सकते हैं 0 डिग्री। तो सभी प्रश्नों का जैसा हमने देखा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या आया है, हमारे पास 0 आया है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे सेक्शन की ओर, जो कि है अति लघुतरात्मक प्रश्न। 5-6 अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। देखें भाई, एक वेबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम फाई से लिखते हैं। फाई इक्वल टू होता है B.ds का क्षेत्रीय, B का क्षेत्रीय समाकलन होता है चुंबकीय फ्लक्स। वहीं अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहता है, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक तो चुंबकीय फ्लक्स है, एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से हम B को ही कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। देखिए ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या दिखाता है कि कोई एकांक क्षेत्रफल है, उसके लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी गुजरती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होती है। इसलिए घनत्व जहाँ शब्द आ जाता है उसका मतलब वो क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वेबर दिया हुआ है वो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, और एक दूसरा मात्रक दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का मैक्सवेल। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो वेबर बहुत बड़ा मात्रक है, यह होता है 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं कि 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल, और दोनों ही किसके मात्रक हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक है। ठीक है बच्चों, जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, एक तो टेस्ला होता है, एक गाउस होता है। ठीक है, तो इनमें आप संबंध भी आप देख सकते हैं कि 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गाउस। तो टेस्ला भी बड़ा मात्रक है, वेबर भी बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, थोड़ा प्रतिकर्षित होंगे। और इसके अगर उदाहरण की बात करें तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं सोना, अन्य उदाहरण दे सकते हैं चांदी। तो ये 2 उदाहरण आप दे सकते हैं कि ये कैसे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो ये प्रतिकर्षित होंगे, अर्थात कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये जाएंगे।
नेक्स्ट हम बात करें कि चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो एक तो जो सभी बल रेखाएं होती हैं उनमें एक कॉमन गुण होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं उनका भी ये कॉमन गुण है कि ये कभी भी काटती नहीं है, ये कभी भी काटती नहीं है। अगर चूंकि काटेगी तो उस कटान बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा आप इसका गुण बता सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, बंद लूप बनाती है। ये कैसा लूप बनाती है, बंद लूप बनाती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा ही क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है, क्योंकि उनमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा क्या रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। तो अगर अपन चुंबक के बाहर बात करें तो क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर जाएगी और अंदर ये S से N की ओर जाएगी। इस प्रकार से ये एक पूरा लूप एक ही दिशा में ये बनाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा ही क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है और ये एक दूसरे को काटती नहीं है। ये आपके हो गया 23वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे कि एक छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो जो छड़ चुंबक होती है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, इन दो ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होती है 2L, हम उसको जनरली लिखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रभावी लंबाई, इसको हम प्रभावी लंबाई कहेंगे। तो और यहाँ पे प्रत्येक ध्रुव की एक ध्रुव सामर्थ्य होती है, इसको हम कहते हैं QM। तो N की प्लस QM होती है, S की माइनस QM होती है। देखिए Q यहाँ पे जैसे अपन विद्युत क्षेत्र की बात करें तो हम आवेश को कहते हैं, हमने नीचे M लगा दिया, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि इसको हम चुंबकीय आवेश भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में हम उसको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य। तो जैसे हम विद्युत द्विध्रुव को हम परिभाषित करते हैं Q इंटू 2L, वैसे ही चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है M, उसको हम परिभाषित करते हैं, Q की जगह हम लिखेंगे QM इंटू 2L। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, यानी कि ध्रुव प्रबलता को हम गुणा कर रहे हैं किससे, प्रभावी लंबाई से। तो ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई क्या हो गया, हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। देखिए बच्चों, गाउस का नियम जो होता है वो एक बंद पृष्ठ के लिए परिभाषित किया जाता है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए भी हम परिभाषित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी हम परिभाषित करते हैं कि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है। अब जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं E.ds, और बंद पृष्ठ के लिए ये हम गोला यहाँ पे लगाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के लिए तो ये होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसके लिए हम लिखेंगे E की जगह हम लिखेंगे B, ds तो ds ही रहेगा क्षेत्रफल सदिश, बराबर होगा सिग्मा QM अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि जो चुंबकीय आवेश है या ध्रुव प्रबलता है उसका योग किसी बंद पृष्ठ में। तो अगर हम बंद पृष्ठ में कोई चुंबक रखेंगे तो चुंबक हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों रहेंगे। तो यहाँ पे QM क्या होगा, एक तो प्लस का QM होगा, एक माइनस का QM होगा, अपॉन में एप्सिलॉन नोट होगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम होगा वो होगा हमारा क्षेत्रीय समाकलन B.ds का किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, जो हमने रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों में भी इसको देखा था कि चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसा कहना सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम आखिरी सवाल देखते हैं इसका कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं क्यों। ऐसा हम पहले भी बात कर देखें, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है उस पर अगर आप किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सदिश की दिशा को दर्शाती है। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काट लेती है, जैसे इस बिंदु पे काट ली, तो एक पर तो ये दिशा है, दूसरे पे इस पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये दिशा हो जाएगी, तो एक ही बिंदु पर क्या हो गई, दो दिशाएं हो गई, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती है तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। एक ही दिशा हो सकती है एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की, तो इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में काटेंगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रश्न देख लिए हैं
रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। आगे हम चलते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर। इन प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 15 ही मिनट का हुआ है वीडियो, तो हम और आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छांटने हैं आपको। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प रूप से आकर्षित होते हैं। तो आपको दे रखे हैं सोडियम, बिस्मिथ, तांबा, एल्यूमिनियम और सीसा। तो इसमें से जो सोडियम है जिसको हम Na लिखते हैं और जो एल्यूमिनियम है जिसको हम Al लिखते हैं, ये 2 ही क्या हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, सोडियम और एल्यूमिनियम। बाकी जो पदार्थ हैं, बिस्मथ ये प्रतिचुंबकीय है, तांबा भी प्रतिचुंबकीय और सीसा भी प्रतिचुंबकीय हैं। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक धारावाहिक परिनालिका का व्यवहार एक छड़ चुंबक की तरह होता है, कैसे समझाइए। तो इसमें हम बता सकते हैं कि अगर आप धारावाहिक परिनालिका के पास कोई वस्तु ले जाओगे लोहे की तो उसकी तरफ आकर्षित होगी। दूसरा आप बता सकते हो कि अगर धारावाहिक परिनालिका को आप स्वतंत्र रूप से लटका दो तो वो भी क्या उत्तरी दक्षिणी दिशा में वो हो जाएगी। उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से ये एक छड़ चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एल लंबाई के एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, अब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप लिख लें कि क्या है? एम है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? एम है। ठीक है, इसे वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? देखें यहाँ पे 2 स्थिति दी हुई है। एक तो ये छड़ चुंबक है, ठीक है भाई, इसकी लंबाई आप मान लीजिए कितनी है? एल है। ठीक है, मैं इसको एल ही मान रहा हूँ एक बार के लिए। प्रभावी लंबाई को मैंने क्या लिख दिया? एल लिख दिया 12 की जगह। तो और आप ध्रुव प्रबलता को आप मान लीजिए क्यू एम मान लीजिए। तो यहाँ पे जो एम होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू एम इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, मैं 12 भी मान सकता हूँ लेकिन मैंने सिंपली इसको सिंपल करने के लिए एल ही माना है। दूसरी कंडीशन इसने क्या कह दिया कि यही जो एल लंबाई वाली जो छड़ चुंबक है इसको मैंने क्या कर दिया? अर्धवृत्ताकार रूप में मैंने इसको मोड़ दिया। अब की बार मैंने इसको क्या कर लिया? इस प्रकार से इसको ऐसे मोड़ दिया है। अब देखें ध्रुव प्रबलता तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ध्रुव का तो हमने कुछ नहीं किया, ना ही इसको यहाँ से आधा किया है, ना काटा है, कुछ भी नहीं किया है, तो ध्रुव प्रबलता तो सेम यहाँ पे रहेगी। लेकिन जो प्रभावी लंबाई है इनके बीच, अब की बार ध्रुव यहाँ हो गए तो ध्रुवों के बीच जो प्रभावी लंबाई है वो चेंज होगी, वो हो गई एल डेस यहाँ पे हो गई। पहले एल थी, अब यहाँ क्या हो गई? एल डेस हो गई। तो अब आप अपने को एल और एल डेस में संबंध यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि ये जो अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ी, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। कितनी है त्रिज्या? आर है। तो ये यहाँ एल डेस किसके बराबर होगी भाई? इसके व्यास के बराबर होगी। तो एल डेस बराबर होगी 2r के। किसके बराबर हो गई? 2r के। तो r यहाँ पे क्या हो गई? इसकी त्रिज्या है। दूसरा, ये जो पूरी थी, ये जो लंबाई थी वो कितनी थी? l थी। अब ये क्या है? इसकी परिधि हो गई, आधी परिधि हो गई ना। परिधि, वृत्त की पूरी परिधि होती है 2πr, लेकिन ये आधी है तो ये l क्या हो गया? πr के इक्वल यहाँ पे हो गया, क्योंकि पूरी तो 2πr होती है, लेकिन ये क्या है? अर्धवृत्त के रूप में घुमाया है हमने, इसी l लंबाई को अर्धवृत्त के रूप में घुमाया है, तो l इक्वल टू क्या हो गया? πr हो गया। अब देखें यहाँ से आप r और l में रिलेशन लिख सकते हैं। r की जगह आप लिख सकते हैं r इक्वल टू हो जाएगा l/π। तो ये जो r इक्वल टू l/π था, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो l डेस हमारे पास क्या आ जाएगा? l डेस हमारे पास आ जाएगा 2r की जगह आप लिखोगे l/π। ठीक है, r डेस की जगह आप लिखोगे l/π। तो l डेस इक्वल टू हो गया 2l/π। अब देखें, अब यहाँ जो हमें क्या निकालना था? चुंबकीय आघूर्ण निकालना था। देखिए m डेस हम निकालेंगे इस स्थिति में। m डेस क्या होता है? ध्रुव प्रबलता QM इंटू प्रभावी लंबाई, अब की बार क्या है? L डेस है, तो QM तो QM ही रहता है, और L डेस का मान क्या हो जाएगा? 2l/π। और इसको सिंपल करना चाहें तो 2/π को हम आगे ले आएंगे और यहाँ हो जाएगा QM इंटू L। अब ये जो QM इंटू L है, यही क्या था? M था पहले वाला। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया m डेस इक्वल टू 2/π इंटू m। तो देखें ये m डेस आ गया हमारे पास, तो 2/π गुना ये हो जाएगा पहले वाले चुंबकीय आघूर्ण का। तो इस प्रकार से इस छड़ चुंबक का अगर हमने आकार बदल दिया तो इसका
जो है वो चुंबकीय आघूर्ण भी बदल गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इसका बदल गया। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन कर लें, यहाँ पे आप m लिख लें और यहाँ पे आप ये चीज़ वो हो जाएगी। तो ये इतने गुना ये हो जाएगा, 2/पाई गुना हो जाएगा। तो क्या ये कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? देखिए ये तो 2 है, पाई क्या होता है 3.14 होता है, तो यानी कि ये 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, कम हो गया। तो सिंपली ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर आप अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ोगे तो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन या रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि प्रभावी लंबाई इसमें घट रही है, इस वजह से क्या होगा, ये चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अब हम, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्रोड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्रोड बनाने में हम नरम लोहा का उपयोग करते हैं। देखिए नरम लोहा का उपयोग करने के पीछे काफ़ी कारण है। एक तो इसकी होती है उच्च चुंबकीय पारगम्यता होती है, इसकी उच्च चुंबकीय पारगम्यता होती है, म्यू इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इसमें से ज़्यादा गुजरेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दूसरा क्या होता है, इसमें शिथिल्य हानि कम होती है, इसमें जो शिथिल्य हानि है वो कम होती है। तीसरा जो रीजन है, इसकी यांत्रिक शक्ति अधिक होती है, क्योंकि लोहा है तो यांत्रिक शक्ति भी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से हम क्या करते हैं, नरम लोहे का उपयोग ट्रांसफॉर्मर क्रोड बनाने में हम करते हैं। नेक्स्ट आ गया चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो आप परिभाषित कर सकते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम एक जो क्षेत्रफल रखा हुआ है, एकांक क्षेत्रफल है, उससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स हम कहते हैं। नेक्स्ट है उदासीन बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो उदासीन बिंदु क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। एक चुंबक के लिए ये एक कुछ उदासीन बिंदु अक्षीय पर हो सकते हैं, कुछ निरक्षीय अवस्था में हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। मान लीजिए एकल ध्रुव का अस्तित्व होता, एक अकेला ध्रुव होता जिसको हम लिखते हैं QM, ये इसका चुंबकीय आवेश हम कह सकते हैं या ध्रुव प्राबल्यता हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर धनात्मक सारे चुंबकीय ध्रुव होते, कुछ ऋणात्मक होते, तो इस प्रकार से अलग अलग अगर होते तो सेम वैसा ही हमारे पास बन जाता गाउस का नियम कि B.ds इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे हम लिखते हैं QM बट्टा में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट हमेशा उल्टे आते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिखेंगे 1/म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ बट्टा में एप्सिलॉन नॉट था तो म्यू नॉट आ जाएगा गुणा में। तो ये रूप हो जाएगा, इसको आप ध्यान से काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर लें कि यहाँ पे म्यू नॉट सिग्मा QM, जहाँ पे QM क्या है, इसको हम चुंबकीय आवेश कह सकते हैं। एक तो हम चुंबकीय आवेश कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, तो दोनों ही इसके लिए सही हैं। तो ये हो जाएगा क्या, गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब किसी छड़ चुंबक को उसकी अक्ष के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाता है। देखें ये है छड़ चुंबक, ये है इसकी अक्ष, इसके लंबवत आपने इसको 2 भागों में काट दिया। तो अब आपने क्या किया, पहले प्रभावी लंबाई 2L थी, अब प्रभावी लंबाई कितनी हो गई, L हो गई। अब इनकी यहाँ S बन जाएगा, यहाँ N बन जाएगा। ठीक है, एकल ध्रुव का तो अस्तित्व है नहीं, तो हर दो चुंबक बन जाएगी अपने पास अगर काटोगे तो अब ये पूछ रहा है कि छड़ चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन होगा। तो देखें ध्रुव सामर्थ्य में कुछ परिवर्तन होगा क्या, नहीं। इसके जो ध्रुव, इसका भी ध्रुव का एरिया वैसा ही है और यहाँ जो ध्रुव बनेगा उसका एरिया भी वैसा ही है। तो ध्रुव सामर्थ्य में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा,
कोई परिवर्तन नहीं होगा ध्रुव सामर्थ्य में। लेकिन प्रभावी लंबाई क्या होगी, अब की बार आधी हो गई। अब प्रभावी लंबाई आधी हो गई तो इस चुंबक के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होगा m क्या होगा, QM तो सेम ही रहेगा, और वहाँ जो बड़ी सी चुंबक है उसके लिए तो आ रहा था QM इंटू 2L, यहाँ पे आ रहा है QM इंटू L, यानी कि ये जो M डैश है वो हो गया M/2, यानी कि आधा हो गया। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, आधा यहाँ पे हो जाएगा। जबकि ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता कि अपने को ये ध्रुव के अनुदिश ही ये दो भागों में काट रहा है, तो इस केस में ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती है ना, क्योंकि इसका ध्रुव का प्रभावी एरिया जो है वो आधा हो रहा है, तो ध्रुव प्रबलता यहाँ पे आधी हो जाती। प्रभावी लंबाई सेम ही रहती, पहले 12 थी, अब भी 12 रहती, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती, आधी हो जाती। और ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती तो भी क्या हो जाता, चुंबकीय आघूर्ण फिर से क्या आता, M डैश इक्वल टू M/2 आता। तो दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय आघूर्ण तो आधा हो जाता है। एक स्थिति में ध्रुव सामर्थ्य आधी होती है और एक स्थिति में प्रभावी लंबाई आधी होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर, कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लोह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए। कर सकते हैं आप। प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय आकर्षित होते हैं, और लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें डोमेन की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। आप अलग अलग बता सकते हैं कि म्यू क्या होता है सबके लिए, काई क्या होता है, इस प्रकार से आप इनको परिभाषित करके तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा 36, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, देखिए m दिया हुआ है हमें 0.40 जूल टेस्ला इनवर्स, और चुंबक के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, अब कोई चुंबक है, ये चुंबक है, इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी। अब ये इन्होंने दो स्थितियाँ दी है, एक तो चुंबक के अक्ष पर 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, एक इसके अभिलंब समद्विभाजक। अभिलंब समद्विभाजक मतलब इसको आधा काट दे और 90 डिग्री के कोण पर इसको आधा काट दे, यानी कि यहाँ पे कहीं पे इसके लंब समद्विभाजक। तो दोनों ही स्थितियों में देखना, यानी कि ये एक हो गई अक्षीय स्थिति, एक हो गई निरक्षीय स्थिति। हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी अक्षीय, वो निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, दुगना होता है। तो अपन निरक्षीय वाला फॉर्मूला निकाल लें और उसका क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो बी निरक्षीय क्या होता है हमारे पास, देखें बी निरक्षीय अगर मैं लिखना चाहूँ बी निरक्षीय, तो वो होता है हमारे पास -m μ0/4 पाई m/r³, ये होता है। तो μ0 कितना होता है भाई, तो मैं पहले केवल परिमाण निकाल रहा हूँ। μ0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 4 पाई है ही। m यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 0.40 दिया हुआ है, बट्टा में r कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो इसका क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा 20 का क्यूब, और 10⁻² का क्यूब कितना होता है, 10⁻6 हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप पूरी तरह से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ देखें 10⁻7 है, यहाँ 10⁻6 है, ऊपर जाएगा 10⁻1 रह जाएगा, इंटू यहाँ पे देखें 0.40 है, तो इसको मैं 40 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, बट्टा में यहाँ क्या है 20 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 मैं लिख सकता हूँ। देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10⁻1, ये 40 है तो ये 4 रह जाएगा यहाँ, और 10⁻2 ये 3 ऊपर जाएगा तो 10⁻5 बट्टा में 8, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, किसका, बी निरक्षीय वाले का। सेकंड वाले का ये आंसर मैंने पहले निकाला है, अक्षीय वाले का दुगना होता है, तो इसलिए आप अक्षीय वाला क्या लिख सकते हो, बी अक्षीय आप लिख सकते हो। इसका दुगना कर देंगे, 0.5 का दुगना 1 इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो इस तरह से हम ये प्रश्न कर सकते हैं। आगे के निबंधात्मक प्रश्न हैं कि इनमें विभिन्न राशियों में संबंध आपको निकालना है, ये आप अपने नोट से आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमने इस चैप्टर के सभी प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद है
आपको ये समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें। आप किसी और प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो उसका सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी तरह स्टडी करते रहें, आगे बढ़ते रहें और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें।